खुशामदीद। आज का नया एपिसोड तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हुसैन बना दुश्मन। इस तीन आफिया और इसके आशिक को पकड़ लिया है हमने। इब्राहिम बख्श को जैसे ही उनके मुलाजिम ने इत्तला दी, उनकी आंखों में ज्वालामुखी फट पड़ी। बहुत सालों बाद किसी गांव की लड़की ने भागने की कोशिश की थी, जिसके सबब वो आप बगुला होए बैठे थे। जब बड़ी पंचायत में इब्राहिम बख्श ने फैसला सुना दिया था कि आफिया की शादी इसके तायाजाद से होगी, तो फिर इस लड़की का फैसले के खिलाफ जाकर दूसरे गांव के किसी लड़के के साथ भागना उनके नजदीक इनके मुंह पर तजलील का जोरदार तमाचा था, जिसे वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सरी दोपहर में पंचायत बैठी। एक तरफ आफिया काली चादर में लिपटी लरसते वजूद के साथ खड़ी थी, तो दूसरी जानिब खून आलूद हुलिये में जंजीरों से बंधा राफी उनके सर पंचायत के खिलाफ जाकर भागकर शादी करने की कोशिश करने का जुर्म आयद था। इब्राहिम बख्श अपनी मूंछों को ताव देते हुए यकारत भरी निगाह से उन दोनों कम उम्र लड़का लड़की को देखने लगे। उम्र वफास, तेरी बेटी ने पंचायत के खिलाफ जाकर भागने की जुरात की है। इसकी सजा में आज से ही ये बख्श खानदान की लौंडी करार पाती है। और बचा ये लड़का, उसने हिम्मत भी कैसे की हमारे गांव की लड़की को भागा ले जाने की। इसकी सजा सिवाय मौत के कुछ नहीं। इब्राहिम बख्श अपना फैसला रफ्तार अंदाज में सुनाकर खड़े हुए, तो जवां साला खूबसूरत सी लड़की तरफ उठी। ऐसा न करें, खुदा के लिए रहम करें, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हम तो सिर्फ निकाह करने के लिए भागे थे। हमें माफ कर दें, खुदारा हमें माफ कर दें। मुझे लौंडी बनने की सख्त सजा न सुनाया, बल्कि इससे अच्छा है आप मुझे भी मौत दे दें। बड़ी पंचायत में वो लड़की इब्राहिम बख्श के पांव पकड़कर मन्नतें करने लगी। वो लड़की जिंदगी की मन्नतें नहीं कर रही थी, वो लड़की तो मौत की मन्नतें कर रही थी। खुद कह रही थी कि मार दें उसे, मगर हवेली की लौंडी ना बनाए। मुझे मारना है तो मार दें, मगर आफिया को माफ कर दें। उन सब में उसकी गलती नहीं, ये तो बहुत मासूम है। राफिया ने अपना हाथ जंजीर से छुड़ाने की कोशिश करते हलक के बल चीख कर कहा। वो इस लम्हे जिस करब से गुजर रहा था वो नाकाबिल बयां था। इसकी पाकीज़ा मोहब्बत को इब्राहिम बख्श चौधरी अपनी लौंडी बनाने का फैसला सुना चुका था। सालों से इस गांव में भागने की कोशिश करने वाली लड़कियों के लिए यही रिवाज व कानून था कि इन्हें चौधरी खानदान की लौंडी बानदी बना दिया जाता। फिर हवेली में इन्हें जानवरों से बदतर रखा जाता। उनका हाल माल गनमीत की तरह होता, जिसका दिल चाहे ठाकुर दिल बहलाने के लिए ले जाए। गोया वो पंचायत के अंधे कानून के मुताबिक हवेली के सभी मर्दों के लिए हलाल करार पाती थी। ये अंधा कानून वो जुल्म व जबर सालों से चलता आ रहा था, मगर मुजाल है कोई इसके खिलाफ आवाज भी उठा सके। पुलिस भी उनके आगे हाथ बांधकर खड़ी होती थी, जैसे इस लम्हे खड़ी थी। मासूम 5 दिनों से एक नामुहर्रम के साथ रह रही है और तो कहता है ये मासूम है। इब्राहिम बख्श का इकलौता दामाद फैज राना दांत पेसते हुए तंसिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। चिलचिलाती धूप से न जल रहे थे राफे के साथ साथ चौधरी के बंदूक ने इतना मारा था कि पूरा जिस्म लहू लहान था। इसके बावजूद आंखों में आने वाले आंसू अपने लिए नहीं थे, वो इस लड़की के लिए थे जो इब्राहिम बख्श के पांव पर गिरकर मौत की भीख मांग रही थी। मैं खुदा की कसम खा सकता हूँ ये मासूम है। मैंने इसे भागने के लिए अकसाया। हम निकाह कर लेते अगर तुम लोग हमारे पीछे ना पड़े होते। छोड़ दो उसे। आखिरी जुमले पर वो बेबसी से चीखा। अपनी हाथों में बंधी लोहे की जंजीर तोड़ने की कोशिश की। इस लम्हे आमन ने बहौर इस लड़के को देखा जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो अपने लिए मुआफिया नहीं मांग रहा था, अपने लिए अमान नहीं मांग रहा था। वो तो अमान मांग रहा था इस काली चादर में लिपटी लड़की के लिए, जिसकी सिवाय बुरी आंखों के उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था।
کیا ہے اس لڑکی میں ایسا جو یہ اپنی جان سے زیادہ اس کے لیے رو رہا ہے؟ بھلا کوئی اپنی جان پر بھی کسی کو فقیرت دے سکتا ہے؟ امن جو ابراہیم بخش چودھری کے کرسی کے پیچھے کھڑا تھا، اس منظر کو الجھی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی جان پر کسی اور کی جان کو فقیرت دینے کا فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ محبت جو نہ کی تھی کبھی۔ شاہ میر اس گرما گرمی کے ماحول میں بھی امن کے برابر میں آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کا کالا چشمہ لگائے بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ بچپن سے یہ سب دیکھا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ دل پر اب یہ موت واؤ زندگی کے فیصلے اثر نہیں کرتے تھے۔ اٹھ جا لڑکی، ہمارے فیصلے واؤ قانون کسی کے لیے نہیں بدلتے۔ اگر تیری جگہ میری اپنی پوتی بھاگتی تو میں اسے بھی یہی سزا دیتا، اسے حویلی پہنچا دو۔ ابراہیم بخش اس لڑکی کے آنسوؤں کو خاطر میں نہ لاتے، دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر باندھتے، چوڑے ہو کر اٹل لہجے میں کہتے، اسے وہیں بلکتا ہوا چھوڑ کر چل۔ ان کے جاتے ہی رافع کو بڑی پنچایت کے سامنے فائز رانا نے گولی مار دی۔ گولی لگتے ہی وہ بیست ہو کر زمین پر گرا۔ رافع عافیہ کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی محبت کو نہایت بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اس کی سمت دوڑی، مگر ظالموں نے اس تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ امن تھا جس نے اس کی نازک کلائی تھامی۔ اس نوجوان کے یوں روکنے پر وہ حواس باختہ ہو کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مکے برسانے لگی۔ لال چوڑیاں سے بھرے ہاتھ جب اس کے سینے سے لگے تو نازک چوڑیاں زمین پر ٹوٹ کر بکھرنے لگیں۔ وہ حواسوں میں نہ تھی کہ کسے مارنے کی جرأت کر بیٹھی ہے۔ محبت میں پاگل وہ کم سن لڑکی بس اپنا آپ چھڑوا کر اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ ہی مر جانا چاہتی تھی، مگر یہ کہاں ممکن؟ اس کی عقل تو حویلی جا کر ٹھکانے لگائے گی۔ خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں چہرے سے وہ کالی چادر کا ہوا نقاب کھسک گیا۔ امن بخش چودھری اس لڑکی کو پہلے سے زیادہ تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں، بالکل عام سی شکل واؤ صورت والی تھی، خشک پڑتے سفید ہونٹ، سرخ ناک واؤ بال، گول چہرہ، رنجیدہ واؤ کرب جھلکاتی بھوری آنکھیں۔ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا کہ یہ اس کی خاطر مر مٹتے۔ ابھی یہی سوچتے ہوئے اس کی پکڑ تھی کہ فائز رانا نے ایک جسد میں آ کر اس لڑکی کے چہرے پر اپنی پوری جان سے تھپڑ رسید کیا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکی بیست ہو کر زمین پر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، اپنے رافع کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر جسمانی کمزور اعضاء کمبخت ساتھ چھوڑ گئے۔ تم سب اچھے سے دیکھ لو کیا انجام ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں بھاگے ہوئے حرام زادوں کا۔ شاہزم بخش ابراہیم بخش کا دوسرے نمبر کا بیٹا، شاہ میر کا باپ، اپنا سینہ چوڑا کر اعلانیہ واؤ فخرانہ انداز میں گویا ہوا۔ یہ دل دہلانے والا منظر دیکھ یقین گاؤں کی نوجوان نسل عشق نامی بلا سے بھی خوفزدہ ہوگی تھی۔ کس کی جرأت تھی جو ابراہیم بخش کے فیصلوں کے خلاف جاننے کی کوشش بھی کرے؟ اب مانا سزا ان دو کو ملی تھی، مگر کام پورا گاؤں گیا تھا۔ کافی دیر سے اپنے ارد گرد وہ کچھ آوازوں کو محسوس کر رہی تھی، مگر چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ 2 دنوں سے بھوکے پیاسے بھاگ رہے تھے وہ دونوں۔ رافع تو اس ظلم کے نظام سے آزاد ہو گیا، مگر اس کا کیا؟ وہ تو ان ظالموں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسلام میں لونڈیوں واؤ باندیوں کا تصور اب ختم ہو چکا تھا، مگر گاؤں میں آج بھی جاہلانہ قانون جاری تھے، اور یہ قانون صرف اس لیے بنائے تاکہ کوئی اس نظام ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے، کوئی چودھری ابراہیم بخش کے فیصلے کے خلاف نہ جا سکے۔ وہ کہے دن تو کہ لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ دن، وہ ظالم کہے رات تو سب کہیں رات۔ کچھ ایسا خوف ڈالا ہوا تھا اس نے پورے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات،
उसने हालत वशी में महसूस किया जैसे इसका वजूद किसी चीज से टकराया हो। वो चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रही थी, लेकिन इसका वजूद जमीन की सख्ती महसूस कर चुका था। उबैद, जो इब्राहिम बख्श का खास मुलाजिम था, इसने आफिया के बेस जिस्म को हवेली के बाहरी हिस्से के बागचा में पटका था। कौन है ये? शाहीन बेगम फौरा ही बाहर बागचा में आकर इस बेस पेड़े ये लड़की को देख इस्तिफसार करने लगे। बानदी, ये अपने यार के साथ भागी थी। यार को तो मार दिया इसके, उसे हवेली ले लिफ्ट है। फयाज राना तेजी से इस काली चादर में लिपटी लड़की को देख दांत पैसते हुए बोला, खबीसनी, बेगैरत कहीं की, ऐसी लड़कियों को तो उनके यार के साथ ही लगा देनी चाहिए। शाहीन बेगम अपने खोसे से इसके पीठ पर ठोकर मारते हुए हकारत भरे लहजे में बोली, उनके ठोकर मारने के सबब वो दर्द की शिद्दत से करा कर खुद में समटी। शाह मीर तो जा चुका था। अमन भी खामोशी से वहां से जाने लगा, तो इब्राहिम बख्श ने उसे आवाज देकर रोका। अमन जी, दादा जान, ये बानदी बनकर आई है, इसे तुम रख लो, मगर हाँ, नरमी मत बरतना। उसे इतनी कड़ी सजा देना कि कोई लड़की गांव से हमारे फैसले के खिलाफ जाकर भागने की कोशिश का सोचे भी तो इसके अंजाम को देखकर डर जाए। इब्राहिम बख्श सुर्ख होते चेहरे के साथ नसीहत आमेज लहजे में कहते, होए, वहां से चले। सही कह रहे हैं तुम्हारे दादा आमन। ऐसी लड़कियों को अबरत का निशान बना देना चाहिए, जो अपने माँ बाप व गांव की इज्जत से खेलती हैं। इसके साथ कोई नरमी मत बरतना। मुझे पता है तुम कितने नरम दिल हो, मगर याद रखो, इब्राहिम बख्श चौधरी के बड़े पोते हो तुम। अगला सरपंच तुमने ही बनना है इस गांव का। शाहीन बेगम इसके दोनों बाजू थाम कर घोस लहजे में समझाते हुए बोली, जी दादी। वो इस बात में सर हिलाकर वहां से चला गया। अब मुंह क्या देख रहे हो? उठा कर ले जाओ उसे। उसे मुलाजिमीन के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वो आज तक हवेली में लाई हुई बांदियों में से सबसे खूबसूरत उम्र बानदी थी। इसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे, उसके बावजूद कोई उसे देखने वाला ना था। आपको कुछ इल्म भी है जूनी बीबी? आपकी वो दोस्त जो स्कूल से भागी थी, उसे इसके यार के साथ पकड़ लिया गया। ये जोनेशा को तहखाने में आज दूसरा दिन था। कल इसका पेपर था। वो पहले ही बहुत परेशान थी कि किस तरह हवेली से निकलकर पेपर देने जाए। नूरी ने आकर इसके सर पर एक और बम फोड़ दिया। ये क्या बोल रही हो? इतनी जल्दी पकड़ी गई? जोनी ने अपने नाखून चबाना शुरू किए, मारे टेंशन कि उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया इब्राहिम बख्श के बंदों ने इन्हें। कि अब वो नहीं जानती थी कि गांव से भागकर शादी करने वाली लड़कियों की क्या सजा है। यकीन अब वो जानती थी, तभी तो सर पकड़कर खड़ी होगी थी। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? आफिया इसकी क्लासमेट थी। माना ज्यादा बातचीत नहीं थी, मगर फिर भी वो इसके लिए बहुत फकरमंद हो गई थी। नहीं, उसके आशिक को बड़ी पंचायत में मार दिया गया है और उसे बानदी बनाकर ले आए हैं। अभी तक बेहोश पड़ी है सरवनट क्वार्टर में। नूरी के बताते ही जुनी फोरा इससे मिलने जाने के लिए खड़ी हुई। आप ना जाया, आप वहां गई और किसी ने देख लिया तो यकीन जाने में गरीब बेमौत मारी जाऊंगी, और आपकी शामत व बदबख्ती आएगी वो अलग। उसे तेजी से बाहर जाता दे। नूरी इसके पांव से लपटते हुए बोली। नूरी, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। वो झुंझलाकर बोल उठी, नहीं दिखा सकती, वरना खुद मारी जाऊंगी। यहाँ वही जीतता है जिसे दूसरों की गर्दनी काटने का हुनर आता है। वो तेजी से रद में बोली, नूरी, पीर छोड़ो मेरे, मैं गिर जाऊंगी। वो नूरी को अपने पांव से हटाने की सही में लगी थी, मगर वो किसी सूरत उसे तहखाने से निकलने देने के लिए तैयार ना थी। मैं नहीं जाने दूंगी।
किसी ने आपको बाहर देख लिया तो मेरी शामत आ जानी है। नूरी के जिम्मे उसे तहे खाने में रखने की जिम्मेदारी थी। अगर उसे बाहर देख लिया, खास तौर पर अभी सजा में आई बानदी के साथ, तो यकीन जूनी से ज्यादा इसकी बदबख्ती आनी थी। पहले से सजा में होकर वो सर्वनट क्वार्टर में एक बानदी से मिलने जाने का सोच भी कैसे सकती थी। नूरी यही सोच परेशान थी कि इस लड़की को मजा आता था अपने सर पर निये निये मुसीबतें लेने में। अच्छा नहीं जा रही। पीर तो छोड़ो, वो तो छिपकली की तरह चिपक गई थी पैरों से। जूनी की बारहा कोशिश के बावजूद भी ना हटी तो उसने हार मानने वाले अंदाज में कहा, पक्का ना? नूरी मशकूक निगाहों से, हाँ हाँ पक्का। अब हटो। नूरी ने डरते डरते इसके पीर छोड़े। सॉरी नूरी, उसने बेवजह माजरत की। तो नूरी सीधी खड़ी होकर उलझी निगाह से उसे देखने लगी। क्यों? इसलिए अचानक ही उसे धक्का देकर खुद से दूर कराते वो बिजली की खिड़की से बाहर की जानिब दौड़ गए। खाने से निकलकर नूरी को अंदर ही बंद कर दिया। फिर खुद दबे पांव सर्वनट क्वार्टर की जानिब चल दी। वो नंगे पांव दोपट्टे से बेनियाज थी। सर्वनट क्वार्टर पहुंची तो वहां अपने फूफा फायस राना को कमरे के बाहर एक मुलाजिमा से बात करता देख सईद दीवार से चिपक कर खड़ी हो उनकी बातें सुनने लगी। आप अंदर नहीं जा सकते। बड़े सरकार ने इस बानदी को छोटे सरकार आमन की खिदमत में दे दिया है, और बेगम साहिबा ने मुझे खास ताकीद की है कि उसे उनके कमरे में पहुंचा दूं। होश आते ही फायज राना इस लड़की को माले गनमीत गुमान कर फोरा ही नोचने आन पहुंचा था। तुम जानती भी हो तुम किसका रास्ता रोक रही हो आबदा। मेरा इस घर में किया रुतबा है भूल नहीं किया। आबिदा का उसे कमरे में ना जाने देना, इसका खून खोला गया था। वो गुस्से से पागल होते वपर कर कहने लगा, मैं नहीं भूली, मगर मैं तो वही कर रही हूँ जिसका मुझे हुक्म मिला है। आबिदा लचकदार अंदाज में जवाब देने लगी, दफा हो मेरे रास्ते से, और अब रोकने की कोशिश की मुझे तो इसकी जगह तुझे उठा ले जाऊंगा। लोगों को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी वो हाल करूंगा तेरा, समझी? आबिदा के जबड़ों पर अपनी उंगलियां गड़ाते वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर धमकी आमेज लहजे में बोला। फिर इस नाजुक सफ को फर्श पर फेंकते हुए कमरे में दाखिल होने लगा। आपको समझ नहीं आ रहा क्या? वो अमन की बानदी है। आप इसके कमरे में नहीं जा सकते। मजीद बर्दाश्त न कर सकी वो तेजी से सामने आकर डट कर बोली, तो फायज राना जूनी को देख बुरी तरह चौंका था। तो तह खाने से कैसे निकली? वो करीब आके दांत पैसते हुए इस्तिफसार करने लगा। मेरी जोड़ी फूफा अपनी बात करें। आप जैसा शरीफ उन नफ्सवाओ सुसर का पालतू कुत्ता बांदियों के कमरे में क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है? कि आपने नहीं सुना? आपके प्यारे ससुर अब्बा ने इस बानदी को अमन की खिदमत में दे दिया है। निहायत मुहज्जब अंदाज में सामने खड़े फायज राना को भीगो कर जूते मारती वो एक एक लफ्ज जताते हुए मुस्कुरा कर बोली, जबकि मुकाबिल अपनी शदीद तजलील महसूस कर सर से पांव तक तलमला उठा था। एक लफ्ज और कहा तो गद्दी से जबान खींच लूंगा तेरी। उसने अगले ही पल अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ा। कुछ जैसी बेलगाम घोड़ियों को ठीक करना फायज राना को बखूबी आता है। कान के पास मुंह हिलोकर दांत पैसते हुए अभी सरगोशी कर ही रहा था कि उसकी निगाह जूनी के दूध जैसे सफेद चेहरे पर पड़ी। सफेद न्यूफॉर्म में इसका रंग मजीद खल रहा था। गला दबने के सबब इसका दम घट रहा था। आंखें सांस न आने की वजह से फैले। कितनी पुरशबाब रंगत है तेरी। मैंने तो पहली बार देखा। इसकी हवस भरी निगाहें अब इसके चेहरे से नीचे सरायत कर रही थीं। अभी इस खबीस शख्स की निगाहें मजीद हद पार करती। इससे कबल ही इस लड़की ने हाथ के जोड़ की हड्डी के मकाम पर जोर से अपना हाथ मारकर नीचे धकेला।
जिसके सबब इसकी पकड़ ढीली पड़ी। फिर बर्फ की फिरती से अपने पांव से इसके पीठ पर लात मारी। इसके अचानक हमले के नतीजे में वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। तेरी तो! फायज राना आग बबूला होकर अपना पीठ पकड़कर बेबसी से चीखा। आबिदा, नी आबिदा, कहाँ मर गई? अभी वो फायज राना को छुट्टी का दूध याद दिला ही रही थी कि बाहर से अपनी बड़ी ताई रानी बेगम की आवाज करीब आती सुनाई दी। नौ, इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो ख्वाह महुआ का ड्रामा करके नी मुसीब खड़ी कर देगी मेरे लिए। मुझे उनकी नजरों से बचकर यहाँ से निकलना होगा। वो मुंह में बुड़बुड़ाती तेजी से फायज राना की गर्दन की मखसूस नस पर जोर से कराटेदार हाथ मारकर उसे बेहोश कर वहां से भागने की नीयत से कमरे की जानिब बढ़ने लगी। फिर अचानक इसे आबिदा की लंबी जबान याद आई, जिस पर उसके कदम रुके। ओए, अपनी लंबी जबान को काबू में रखियो, समझी? वरना इससे बुरा तेरा हाल करूंगी। नमूना तो देख ही चुकी है। आबिदा को आंखें दिखाकर वारनी ममेज लहजे में कहती। हमी वो कमरे में दौड़ी। आबिदा तो देखती की देखती रह गई थी। सिर्फ चंद लम्हों में इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने फायज राना जैसे हटे कटे मर्द को जमीन की धूल चिट्टा दी थी। कमरे में दाखिल हुई तो आफिया को बेइज्जत से फिलिंग पर पड़ा देखा। इसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था वहां रुकने का। अगर उसे आफिया की मदद करनी थी तो जरूरी था कि सबकी नजरों से बच कर रहे। आफिया, फिक्र न करना, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें इस दोजख से निकालने की। वो अफसुर्दगी से इसके वजूद को देखते हुए बोली। इसका हाथ जख्मी था, ये देख। वो बहुत दुखी हुई। नी, ये क्या है? बाहर से रानी बेगम की आवाज सुन। वो आफिया को ना चाहते हुए भी उसी हालत में छोड़कर खिड़की पर चढ़कर वहां से बाहर कूद गई। वो ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने इन्हें रोका। आबिदा अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए नजरें झुकाकर हड़बड़ाकर जवाब देने लगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर के दामाद पर हमला कर दिया? पागल नहीं हो तो? रानी बेगम दांत पीसते हुए दबे दबे गुस्से में बोली। मुझे माफ कर दे। वो दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगी। अच्छा अच्छा, वैसे बड़ी ताकत आ गई है तुझ में, वो सराहे बगैर रहना सके। चल, एक काम कर, तो भाग जा यहाँ से। मैं कदूंगी। खड़े खड़े बेहोश हो गया खुद ही। रानी बेगम तो उन लोगों में से थी जो अपना बलगम भी किसी को ना दें। फिर वो इसकी मदद क्यों कर रही थी? आबिदा यही सोचकर उलझी। मैं वाकई जाऊं? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ, अब लिख कर दूं क्या? मगर हाँ, एहसान याद रखियो मेरा। एहसान फरामोश लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुफाहमाना अंदाज में मुस्कुरा कर बोली। तो आबिदा ने डरते डरते इस बात में सर हिलाया। उस वक्त वो बेचारी और कर भी किया सकती थी। अब निकल, उससे पहले कोई तुझे देखे और तेरी जान पर बिन जाए। रानी बेगम के कहते ही वो तेजी से वहां से रफू कर हवी। दूसरी जानिब वो पार्किंग एरिया में थी। सब की नजरों से बचकर उसे तह खाने पहुंचना था। वो नंगे पांव गाड़ियों के पास से भाग ही रही थी कि अचानक एक कानच का टुकड़ा इसके पांव में घुसा। आह अल्लाह! इसकी चीख बेसाख्ता ही निकली। इसके पांव से तेजी से खून निकलने लगा। अम्मी! वहां खड़ी कार से टेक लगाकर अपना पाँव अठाकर इसमें से कानच का टुकड़ा एक झटके से निकाला, जो गोश्त के अंदर काफी गहराई तक पेवस्त हो चुका था। इसके निकालते ही आंखों से तकलीफ की शिद्दत से बेसाख्ता ही आंसू बह निकले। साथ साथ खून भी जमीन पर गिरने लगा। अचानक कानों की समात ने किसी के आने की आहट महसूस की। नो, अब मैं भागूं कैसे? वो अपना पाँव पकड़कर परेशान लहजे में इधर इधर देखते हुए बोली। उसे कोई छपने की जगह नजर नहीं आ रही थी।
जूतों की आवाज करीब आती महसूस हुई। साथ साथ चाबी की खनकने की आवाज भी आने लगी। वो जो कोई भी था वो कार की जानिब ही आ रहा था। वो तेजी से लड़खड़ाती हुई कार की डगी खोलकर इसमें लेट दी और डगी को बंद कर लिया। वो जो कोई भी था, शायद उसने डगी खली देख ली थी। उसने डगी को बाहर से लॉक कर दिया। आह! गाड़ी चलना शुरू हुई तो वो डगी खोलने की कोशिश करने लगी, मगर डगी तो लॉक कर दी गई थी। कहाँ से खलती? खोलो, खोलो, कोई है। अभी वो चीखना शुरू ही हुई थी मदद के लिए कि जोरवाओ शुरू से इसके सर पर गाने बजने लगे। वो अंग्रेजी गाने थे। ये अंग्रेज का बच्चा कौन आ गया है हमारे घर में? वो अपने कानों पर हाथ रखते हुए बेबसी से बुड़बुड़ाई, खोलो, अरे कम अज कम ये गाना ही बंद कर दूं, मेरे कान फट रहे हैं, कोई सुन रहा है। वो डिग्गी पर मुसलसल हाथ मार रही थी, मगर गाड़ी में चलने वाले लाउड म्यूजिक के सबब आवाज उस शख्स तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही थी। जारी है। एपी पर अपना अच्छा से रिव्यू जरूर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।